ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है, माध्यिका फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको वो पहले याद होना चाहिए। ठीक है, यस सर। माध्यिका बराबर क्या होता है, एल क्या होता है, मतलब बोलिए n/2 माइनस अपॉन x इनटू क्या होता है x। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम जब भी माध्यिका निकालेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज याद करना होता है, वो है सीएफ। हाँ, ये सीएफ आपको कैसे फाइंड आउट करना है ना, जहाँ n, ये जो n है इसको इस प्रकार से दोनों लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये n होता है क्या है, n होता है कुल आवृत्ति, है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना। इस टोटल फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, n या n निकल जाएगा, मान लिया कैपिटल हम दोनों ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है CF क्या होता है, CF ये होता है संचयी आवृत्ति, क्या होता है संचयी। ठीक है, अब इस संचयी आवृत्ति को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी मदद लेनी होगी, इसकी इस आवृत्ति की मदद, है ना। इस आवृत्ति के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, है ना। और इसमें अब क्या चीजें हैं, f क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, है ना। आवृत्ति मतलब इस कॉलम में जो है आपका कौन सा जो है फ्रीक्वेंसी आएगा, इसकी आवृत्ति आएगी, है ना। टोटल सबसे हाईएस्ट क्या, 12 मार्क का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट क्या है ये हमें चेक करना होता है। और इसमें क्या होता है, h होता है, h क्या होता है, इस क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में हर एक जो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके क्या है, हर एक में मतलब अंतर कितने का है, कितने का डिस्टेंस, ये हमें चेक करना होता है। तो यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये गया है, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या कंटिन्यू है, क्या लगातार, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है ना। तो उसको हम निकालेंगे, क्या उसको क्या बोलते हैं, वर्ग की माप। एक चीज क्या बचा और हमारा l। तो हमारा जो l निकलेगा वो किससे निकलेगा, इसमें से जितना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा, l जो रहेगा, उसी कॉलम में हमें देखना है कि उसमें निम्न सीमा कितना है, आवृत्ति की निम्न सीमा, वर्गांतर की क्या, निम्न सीमा, हमें देखना है वर्गांतर की निम्न सीमा। और कौन से वर्गांतर की, बहुलक वर्ग, है ना। कौन से वर्ग के, बहुलक वर्ग। हम जो बहुलक देखेंगे उसमें बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये चेक करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस CF की जरूरत पड़ेगी। किसका जरूरत पड़ेगा आपको, CF फाइंड आउट करना है। CF कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें से हाईएस्ट नंबर 10 है तो उसके ऊपर आना चाहिए। CF निकालना है, संचयी आवृत्ति निकालना है, कैसे निकलेगा ये देखो, है ना। पहले संचयी आवृत्ति हमको निकालना होगा। यस सर। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं। तो एज इट इज लिखेंगे क्या हो जाएगा, 4, है ना। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10। और इसको फिर अगले बार एक साथ ऐड करेंगे, फिर इसको अगले बार 27, फिर इसको अगले बार कितना हो जाएगा, 32। तो इस प्रकार से हमें क्या निकाले, संचयी आवृत्ति। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, f। तो हमें देखना है आवृत्ति में जो है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 10। तो 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f। क्या हो जाएगा ये, f। ठीक है, तो ये जो CF होता है इस f के ठीक पहले का होता है ना। जब हम CF निकालते हैं, CF निकालते हैं तो जो है आवृत्ति के ठीक पहले के क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति, है ना। ये आवृत्ति वाला लाइन है ना। ये आप क्या करेंगे, सामान्य तरीके से आप उसको एक थीम लगा लेंगे कि ये हमें ड्रॉ करना है। अब उससे संचयी आवृत्ति निकालेंगे तो इस लाइन के ठीक पहले का देखना है, जस्ट पहले का क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, L, है ना। तो L हमारा ये कॉलम क्या ड्रॉ होगा, तो इसमें जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा देखना। ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा।
ठीक है, भिन्न सीमा क्या हो जाएगा हमारा 20. ठीक है। अब देखना है हमें h, तो h देखने के लिए क्या करेंगे, दूरी के बीच में डिस्टेंस, यहाँ जो भी नंबर है उनमें डिस्टेंस कितने का है, कितने का है 10। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको फार्मूले में रख देना है। माध्य का इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस N upon minus CF upon अपॉन क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा देखो यहाँ एक चीज है हमारे पास, एक हाँ जितने भी चीजें हम क्या करके निकाल, ठीक, अब इसको कहाँ रखना है, इसमें रखना है। एक चीज यहाँ बचा है हमारा क्या n, ठीक है, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास कितना है 32 है ना, ये जो लास्ट नंबर आता है वही जो है इसको ऐड करने के नंबर आता है, ठीक है, मतलब इसमें जितने भी आवृत्ति हैं वो टोटल ऐड करेंगे तो लास्ट में जो संख्या आवृत्ति आता है उसके इक्वल, तो n हमारा कितना हो जाएगा 32. ठीक है, जितने भी वैल्यू निकाले हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। रखो n कितना है हमारे पास 20 प्लस n/2, n कितना आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cf कितना निकाले 10 अपॉन f कितना निकाले 10 इनटू h कितना निकाले 10 इक्वल। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 20 प्लस इसको डिवाइड करना है 16 कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इनटू ठीक, अब उसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 20 plus 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इनटू इसमें 10 को हटा दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास 26 प्लस 6 दैट मींस क्या 26 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा मीडियन माध्यिक का। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट, ठीक है, ये डेटा हमें निकालने आना चाहिए, ठीक है। किसी कोई दिक्कत इसमें नो सर ठीक है, ना मॉड बहुलक फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, n प्लस क्या होता है F1 minus ठीक, ये हमारा क्या होता है फार्मूला, ठीक। अब हमें किसकी जरूरत है L F1 F0 F2 और इसकी जरूरत है, ठीक। ये अगर 5 चीजें आप निकाल लिए तो आप आसानी से मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुलक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो n क्या होता है, जैसे उसमें हम निम्न सीमा देखे थे इसमें भी हम क्या करेंगे निम्न सीमा ही देखेंगे, ठीक है। अब निम्न सीमा देखने के लिए आपको पहले इसका f पता होना चाहिए कि f क्या होता है, ये क्या होगा, है ना, f1 f0 f2 क्या होगा। तो यहाँ जो f1 होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसमें बारंबारता क्या है, आवृत्ति क्या है ना, इस टॉपिक में आवृत्ति क्या है, आवृत्ति फाइंड आउट करने के लिए f1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर देखिए, समझ आ रहा है, इसमें भी सबसे हाईएस्ट नंबर देखिए क्या है हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा f0 जो है f1 से 1 से पहले 0 आता है, Yes, sir. है ना, तो f0 जो हो जाएगा इससे पहले वाला 5 हो जाएगा और f2 जो है f1 के बाद आता है नीचे है वाला ना, उसके जस्ट बाद वाला होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा F2 ठीक। और हमें क्या निकालना है h क्या होता है यहाँ डिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है, तो इसके बीच में सबके बीच में डिस्टेंस कितने कितने का है 5 तो वो जो है हमारा डिस्टेंस h क्या हो जाएगा 5 ठीक है। Yes, जी sir. सर f1 क्या है हमारे पास 16 f0 क्या है हमारे पास 5 f2 क्या है हमारे पास 12 अब हमें निकालना है L क्या होगा, जो f1 वाला लाइन होगा वही क्या होगा, उसी में जो होगा निम्न सीमा उसी को हम 10 हमारा क्या हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 10, ठीक। Yes. अब हमें क्या करना है, इसको फार्मूला में रख देना है, सर h को निकालेंगे H है ना, h निकल गया, ठीक है, क्या हो जाएगा L क्या है हमारे पास 10
प्लस F1 क्या है 16 माइनस F0 क्या है हमारे पास 5 अपन 2F1 दैट मींस क्या 2 into F1 क्या है 16 माइनस F0 क्या है 5 है माइनस F2 क्या है हमारे पास into H क्या है हमारे पास ठीक इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 10 प्लस 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11 अपन इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा इसका -5 और -12 कितना हो जाएगा -17 ठीक है Yes, sir. इनटू क्या हो जाएगा 10 इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 11 अपन इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5 ठीक है यहाँ क्या कितना बचेगा 2 2 में 1 गया कितना हो जाएगा 1 इनटू 5 10 प्लस इसको करो डिवाइड करो 5 1 5 5 का 15 तो कितना आया 11/3 अब इसको सॉल्व करो 11/3 सॉल्व करो 3 1 3 3 3 या 9 कितना बचा 2 डेसिमल लगाएं कितना हो जाएगा 20 3 6 18 अब चेक करेंगे 2 डेसिमल प्लेस से क्या हो जाएगा 20 तो वो ये 3 6 रेगुलर नंबर है ना ये रिपीट होते जाएगा ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारा ये हो गया 10 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3.66 है ना इसको ऐड करो 3 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30.66 तो इस प्रकार से हमें क्या निकालना है मॉड ठीक है यस सर आज समझ में एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन या वर्ग समीकरण का मतलब क्या होता है उसमें हम कितने चर पढ़ रहे हैं एक है ना हम कितना चर पढ़ रहे हैं एक चर या वन वेरिएबल है ना वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं है ना मतलब हमारे पास एक इक्वेशन होगा जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 होगा है ना जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 होगा और उसमें कितने वेरिएबल होंगे वन वेरिएबल है ना x या y या z या t कुछ भी हो सकता है वेरिएबल है ना तो हम इसका एक मानक फॉर्म लिख लेते हैं क्या हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ठीक है जिसमें एक कंडीशन होता है क्या a डज नॉट इक्वल टू 0 a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए why अगर a 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दैट मींस इसका कोई मतलब नहीं है तो हमारा ये समीकरण का रूप क्या होगा bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो क्या इसमें जो है समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 है नो सर है ना इसमें जो है समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो है a का मान जो है 0 होगा है ना इसलिए कभी नहीं कहेंगे कि a का मान 0 होगा इसलिए यहाँ स्पेशल कंडीशन होता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए ठीक है अब इस समीकरण को हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें से एक मेथड के बारे में बात करेंगे फार्मूला मेथड जो होता है सूत्र विधि जिसको हम बोलते हैं सूत्र विधि जैसे यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है x वेरिएबल क्या है x है ना वेरिएबल या चर क्या है हमारे पास x और अचर क्या है कांस्टेंट क्या है हमारे पास कांस्टेंट क्या है a b c ये हमारा क्या है कांस्टेंट अच्छा ठीक है अब हम इसको फार्मूला मेथड से सूत्र विधि से हल करेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ वेरिएबल x है तो x इक्वल टू ठीक है अगर यहाँ वेरिएबल y होता चर y होता तो हम y के इक्वल ठीक है ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाय 2 ठीक है यस सर यहाँ जो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d के बराबर ठीक है दैट मींस क्या डिस्क्रिमिनेंट या इसको हिंदी बोलेंगे विभेदक इसी
को और बोलते हैं अभिव्यक्त कर। ठीक है। अब ये जो डी आया है ये जो है तीन कंडीशन को लागू करता है। एक डी का मान 0 हो सकता है, एक डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, एक हो सकता है डी का मान 0 से छोटा, है ना। तो ये जो कंडीशन होते हैं ये उनका नेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचर, उनकी प्रकृति होती है ना। ये जो तीन कंडीशन होंगे उनकी प्रकृति होगी। अगर डी का मान 0 आया तो हमारा जो x का मान आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा और क्या होगा? रियल। रियल मतलब वास्तविक, है ना, समान होगा और वास्तविक। ठीक है। डी का मान 0 से बड़ा आया तो वो क्या होगा? रियल होगा और क्या होगा? नहीं, ये होगा रियल मतलब वास्तविक हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा असमान, है ना। असमान मतलब वो क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है। डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो उसका मान जो है असमान होगा। किसका मान? x का मान। किसका मान? x का मान। ये x निकाला है ना, तो यहाँ जो x का मान होगा क्या होगा? वो या तो वास्तविक होगा और असमान। ठीक है। कब? 0 से बड़ा होगा। तीसरा, 0 से छोटा होने पर क्या होगा? तो 0 से छोटा होने पर ये होता है काल्पनिक, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं काल्पनिक, और एक होता है आपका असमान, है ना। काल्पनिक होगा साथ ही उसका मान बराबर नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो ये तीन कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है। इनका नेचर ये होता है। ठीक। इसी में एक होता है आपका, एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है मूलों का योग। मूलों का योग या रूट का जो है एडिशन, है ना, और रूट का मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, है ना। मूलों का योग, मूलों का गुणन। ठीक है। ये तीन चीज ये समझ आया ऊपर का? मूलों का योग, मूलों का गुणन। ठीक है। आपका मानक फॉर्म क्या होता है इसका? x² प्लस के dx प्लस के इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है? मानक फॉर्म होता है। क्या होता है आपका? मानक। ठीक। अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़े। इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन से हैं, उसमें उसको फार्मूला मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसमें एक चीज दिखा b² - 4ac, ये क्या होता है? d के बराबर होता है। फिर d जो है तीन कंडीशन को फॉलो करता है उसके नेचर के लिए, हाँ। एक होता है d का मान 0 होगा या d का मान 0 से बड़ा होगा या d का मान 0 से छोटा होगा। d का मान 0 होगा तो जो x का मान आएगा वो क्या होगा? बराबर और वास्तविक होगा। क्या होगा? बराबर और वास्तविक। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है वास्तविक होगा और असमान होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है। अगर 0 से d का मान 0 से छोटा आता है तो x का मान जो आएगा वो काल्पनिक होगा और असमान होगा, मतलब इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ एक चीज निकालना होता है आपको, मूलों का योग और मूलों का गुणन। तो ये जो मूलों का योग और मूलों का गुणन का होता है, मूलों का योग हम निकालते हैं इससे, इस समीकरण से। तो क्या होता है? -b/a और गुणनफल होता है c/a। ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पे इतने ही चीजों का हमें काम करना है। ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो हम इतने चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इतने चीजें, और इसमें से जो भी पूछा जाए आपसे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ? बस आपको इसमें सब चीजों का बस क्या होता है ये आपको पता हो। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, है ना। जैसे हम ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने लिया, है ना। तो हमें ये देखना है कि इसको, ये जो समीकरण हम जो लिए हैं उसको बिल्कुल इससे कंपेयर करके देखना है कि a के प्लेस में कौन है, b के प्लेस में कौन है, c के प्लेस में कौन है ना। अगर ये हम अलग करने सीख गए तो फिर हमें आसानी से हर चीजें पता चल जाएगी। जैसे a की जगह क्या है? 2, b की जगह क्या है? 3, c की जगह क्या है? 1,
हम सबसे पहले मूलों का योग निकालते हैं या रूट का जो है एडिशन निकालते हैं, ठीक है, कि इसका एडिशन कैसे निकलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग निकालना, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से, तो माइनस पहले से देखो बी क्या है, बी की जगह क्या है 3, ए क्या है आपका 2, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे मूलों का गुणन, ठीक है। क्या हो जाएगा b बाई ए, b के प्लेस में क्या है 1, a के प्लेस में क्या है 2, तो इस प्रकार से मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें फार्मूला विधि से, सूत्र विधि से x का मान अगर ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, ठीक है। माइनस b की जगह माइनस b की जगह क्या है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है कितना है 2, c कितना है 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 into 2, ठीक है। क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस, इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 गुने 8 कम 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस, तो -3 प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा 1 रूट ऑफ 1 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है ना, तो हमें 2 टाइम चाहिए, तो 2 टाइम से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका मान 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, देखो d का मान क्या है, ध्यान से देखो d का मान कितना है, d का मान कितना है d का मान क्या है 1 है ना, d बराबर क्या है 1 है ना। इसको हम हल करें तो ये क्या है 1 है, और ये अंदर में जो रहता है वही क्या है हमारा d है ना। तो d का मान 1 आया, 1 जो आपको पता है ना, माइनस में कहीं आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, आप एक सकारात्मक चीजों को ज्यादा सोचते हैं कि जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसके बारे में आप सोचोगे क्या, उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन वो काल्पनिक कहलाएगा। तो ये हमें नॉर्मल थिंग कि हमारे पास 1 रुपया होता है, जैसे सिंपल थिंग कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तो वो रहेगा क्या आपके पास जेब में, या कल होगा बोलेंगे तो ये फिक्स है, गारंटी रहेगा कि आपके पास रहेगा नहीं, लेकिन जो है उसके बारे में बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा है ना। तो जो आपके पास होता है वो क्या होता है वास्तविक होता है, जो आपके पास होता है वो क्या होता है वास्तविक, ये आपके पास है तो ये क्या है आपका वास्तविक। अब क्योंकि इसका मान वास्तविक आया और 0 से क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगा वास्तविक और असमान, आया समझ में? यस सर। तो ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर इसी की जगह d का मान यहाँ क्या आ जाता है, ये अंडर रूट ऑफ 0 आ जाता है, इसी की जगह इसको हम करते हैं 9 माइनस 9, इसके जगह क्या आ जाता है, अगर 9 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 आ जाता है, तो d का मान क्या आता है, हम क्या बोलते हैं d का मान 0 आ गया, और d का मान 0 आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा वास्तविक आ जाएगा, वास्तविक और समान है ना। किसका मान निकलता है वास्तविक और समान x, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये सब चीजें क्या करना है निकालना है, ठीक है। d का मान किस पे डिपेंड करता है क्या है ये सब, ठीक है। आ समझ में यस सर कि नहीं, कहीं दिक्कत है इसमें है ना। फार्मूला मेथड में सिर्फ रखना है, उसके बाद आसानी से आपको क्या हो जाएगा इस समीकरण से x का मान निकल जाएगा, आ समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, हमेशा आता है, मतलब इसका आना तय है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक। देखो हमें तृतीय अनुपात की याद करना है, तो तृतीय अनुपात
अनुपात समानुपात के नियम से नियम से। ठीक है, अनुपात समानुपात के नियम से हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है 2 अनुपात 6 समानुपात क्या हो जाएगा 6 अनुपात f। जो बीच में जो टर्म रहेगा उसका क्या हो जाएगा रिपीटेशन हो जाएगा, हाँ 2 बार रिपीट होगा, बीच में जो टर्म रहेगा उसका क्या हो जाएगा 2 बार रिपीटेशन होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात क्या हो जाएगा बटा 6 समानुपात क्या होगा बराबर 6 और अनुपात मतलब बटा f। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का x के साथ मल्टीप्लाई 2x और 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 into 6। ठीक है, या हमें किसका मान ज्ञात करना है जो मान के चल रहा है तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात हमारा क्या है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 into 6 divided by 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या है 3 गुना 6। या इसको थोड़ा सिंपलीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 6 का 18, तो हमारा तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा 18। अतः तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा 18, तृतीय अनुपात 18 होगा। ये हम आया समझ में है ना। तृतीय अनुपात पूछेंगे तो तीसरे प्लेस में रखना है, मध्य अनुपात बोलेंगे तो बीच में रखना है और चतुर्थ इसके बाद आएगा चतुर्थ अनुपात तो उसको चौथे नंबर के प्लेस में रखना है। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने में सहायता मिल जाएगा, हम आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें देखना है चतुर्थ अनुपात। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में चतुर्थ अनुपात, मतलब आपके पास इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 टर्म दिए रहेंगे या 3 नंबर आपको दे दिए रहेंगे। ठीक है, जब भी चतुर्थ अनुपात की बात करा जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी 3 नंबर रहेंगे, उसमें से आपको चौथे नंबर का टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं 2 7 9, ये 3 नंबर हम ले लेते हैं। हाँ, ये 3 नंबर हमको दिया और आपसे ये पूछा गया कि आप चतुर्थानुपाती इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए या अगला टर्म ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछा। तो आपको कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे मान के चलेंगे माना चतुर्थानुपाती क्या है चतुर्थानुपाती x है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 7 9 x है ना। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे इस प्रकार से उसको जो टर्म हमें दिया है उसको इस प्रकार से रख देंगे। अब क्या करेंगे इसको जो टर्म हम लिखे हैं उसको अनुपात समानुपात के नियम से इसको रखेंगे तो कैसे जाएगा अनुपात समानुपात के नियम से है ना, अनुपात समानुपात के नियम से। ठीक है, अब देखो मध्य अनुपाती और द्वितीय अनुपाती में क्या होता है बीच वाले टर्म का रिपीटेशन होता है ना। मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती में देखे होंगे जो बीच वाला टर्म होता है उसका क्या होता है रिपीटेशन, मतलब उसको 2 बार लिखा जाता है। लेकिन चतुर्थ अनुपाती में हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ऑलरेडी हमारे पास 4 टर्म है, इसलिए इसको सिंपल से रखेंगे जैसे दिया है उसको 2 अनुपात 7 समानुपात 9 अनुपात है ना, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात बटा 7 और ये समानुपात हो जाएगा बराबर 9। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 into 7। ठीक है, या हमें क्या करना है x का मान फाइंड आउट करना है तो 9 into 7 अपॉन 2। अब काटने वाला तो है नहीं तो इसको सिंपल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 का 7 के साथ, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 9 सत्ते 63 है ना, अपॉन क्या है 2। अब अगर किसी डिवाइड करने नहीं आता तो जो हम सिंपल जानते हैं उस पे कर सकते हैं 2, ये हमारे पास 63, 2 तिया 6 घटाएं कितना हो जाएगा 0 और ये आप बताएंगे इसको 3। अब इसको करेंगे 2 एकम 2 घटाएं कितना आएगा 1। अब 10 घटाने के कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 10 में घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, तो 2 5 6 10 घटाएंगे ये